Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. I hope all of you will be fine, and today we are going to discuss our second lecture from chapter 10 Kingdom Animalia. In this lecture we will discuss about the diversity among invertebrates starting from two phylums Porifera and Cnidaria. And in this lecture, you will also be able to prepare these topics in the form of flow sheet. So let's start our lecture. अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है एनिमेलिया में डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के हवाले से, जिसमें बेसिकली हमने इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो आप एनिमल की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिज़म है। इनमें आपको स्ट्रक्चर के हवाले से डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनमें आपको स्पॉन्ज से लेकर ह्यूमन तक इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप कहते हैं कि स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी है, और इनको आप दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में। तो मैंने आपको पहले भी एक डिफरेंस बताया था, मैं आपको अगेन रिकॉल करवा दूं कि इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन नहीं होती। यानी आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन भी बोलते हैं, तो ये इन ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती। इनमें टोटल 95% एनिमल्स हैं। यानी इनवर्टिब्रेट्स की ना वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है वॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हैं, डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, और वैरायटी ऑफ हम कहते हैं कि जो है ना मैरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसके अलावा इनको हमने 8 फाइलम की कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है पोरीफेरा, दूसरा है नाइडेरिया, नंबर 3 प्लेटीहेलमिंथेस, नंबर 4 एस्केलमिंथेस और मोलस्क। इसके अलावा एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं और एकाइनोडर्मेटा। ये 8 डिफरेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम हैं जिनको हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इनके हवाले से। सबसे पहला फाइलम जो हमारे पास इस मकसद के लिए है, जो हमने डिस्कस करना है, तो वो हमारा है जी पोरीफेरा के हवाले से। तो पोरीफेरा की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि वर्ड पोरी का मतलब होता है पोर, और फेरा का मतलब है टू बेयर। यानी पोरीफेरा मीन्स पोर बेयरिंग एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेफिनेटली स्पॉन्ज की बात हो रही है जी। तो स्पॉन्ज हमारे पास यहाँ इनका जो है ना एक एनिमल ही है, इनवर्टिब्रेट है। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी फाइलम है ना उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जनरल करेक्टरिस्टिक, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, खैर ये नेक्स्ट पेज पर हो गई, यहाँ वैसे ही हेडिंग लिख दी थी। तो इसके अलावा तीसरी चीज़ है हमारे पास के इंपॉर्टेंस। तो 3 कैटेगरीज़ में ना मैंने इनके पॉइंट्स को डिवाइड किया। आप इस तरह फ्लो शीट की फॉर्म में ही इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लेकिन हाँ, सेंटेंस तो जाहिर सी बात है आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। लाइक अगर वर्ड सेसाइल लिखा हुआ है तो आप कहेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर सेसाइल, दे आर नॉट एबल टू मूव। तो इस तरह से मतलब आप एक पूरी सेंटेंस केस लिख लेंगे। वैसे छोटा सा पैराग्राफ है बुक पर अगर आप देखेंगे तो, लेकिन पॉइंट्स की फॉर्म में फिर आपको ज़्यादा अच्छा याद रहता है। तो इसके अलावा हम सबसे पहले अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम पहली बात करते हैं कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स में, यानी आम जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये है कि सेसाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी इतनी मूवमेंट नहीं करते। इसके अलावा अटैच रहते हैं, ज़्यादातर स्पीशीज़ इनकी रॉक्स के साथ ही अटैच रहती हैं। कुछ हैं जो पानी के बहाव के साथ मूव कर सकते हैं, तो हम मोटाइल उनको कह देते हैं। इक्वेटिक हैं, इक्वेटिक का मतलब है कि मेरीन स्पीशी भी होंगे सी ओशन के अंदर, और फ्रेश वाटर स्पीशीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा इनमें साइज़ रेंज आपको बहुत ही स्मॉल मिलीमीटर से लेकर अप टू 1 मीटर काफ़ी बड़ा रेंज देखने को मिलता है। इनमें कोई टिश्यू नहीं होते, कोई ऑर्गन नहीं होते, वेल डेवलप्ड सिस्टम मतलब इनके अंदर कोई नहीं है, क्योंकि हमने कहा था ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। आपको याद होगा तो हमने कहा था पैराजोआ में एक ही फाइलम आती है पोरीफेरा, जो कि स्पॉन्ज है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। इनमें किसी किस्म की सिमेट्री नहीं है। दीज आर द एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इनमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक पिनेकोसाइट है और एक क्वेनोसाइट है, और इनके दरमियान जाहिर सी बात है कि मीज़नकाइम मौजूद होगा। पिनेकोडम आउटर मोस्ट लेयर है, क्वेनोडम सेंटर वाली लेयर होगी, और दरमियान में इनके जो है मिजोग्लिया मौजूद होगा उस जगह को फिल करने के लिए। तो इसलिए हम इनको पोर बेरिंग एनिमल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर पोर बहुत ज़्यादा होते हैं वाटर करंट्स की वजह से, क्योंकि मटेरियल आता है तो इसलिए सुराख बहुत होंगे। और सेल 2 तरह के होते हैं, पिनेकोसाइट और क्वेनोसाइट्स जो है ना सेल इनके अंदर है। नेक्स्ट अगर करेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो बॉडी में ऑस्टिया जो है ये एक ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग है, जो कि वाटर वगैरह के इनलेट के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनकी बॉडी शेप कुछ इस किस्म की है। तो पूरी बॉडी पर इस तरह से छोटे छोटे जो है ना पोर वगैरह मौजूद होते हैं। इन पोर को आप ऑस्टिया बोलते हैं। इनसे पानी जो है ना ये अंदर की तरफ आता है। तो
और एक ही सिंगल ओपनिंग है, यहाँ से सर्कुलेट करने के बाद वहाँ से बाहर चला जाएगा। तो इस ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं, जो माउथ रीजन की तरह का काम करती है और जो पूरी बॉडी पर सारे पोर्स हैं, जिस वजह से इनको पोरीफेरा कहा जाता है। तो वो बेसिकली क्या है कि इनके यही छोटे छोटे ऑस्टिया हैं। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम में फ़र्क क्या है कि ऑस्टिया पूरी बॉडी के ऊपर होती हैं, वाटर सर्कुलेशन के लिए इनलेट के तौर पे काम करते हैं, और ऑस्क्यूलम आउटलेट के तौर पे काम करता है, पानी सर्कुलेट करके और यहाँ से बाहर मूव कर जाता है। इसके अलावा एक बात और भी आपने याद रखनी है, वो बुक पर मेंशन नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये जो इनकी बॉडी कैविटी होती है ना, इस बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं स्पॉन्जोसील का। ठीक है, SPONGO, स्पॉन्जो COEL। स्पॉन्जोसील का मतलब है कि स्पॉन्ज की बॉडी कैविटी, और ये इनर साइड पे कुछ प्रोटीन से लाइंड होती है और इस प्रोटीन को नाम देते हैं स्पॉन्जोनिन का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये अक्सर MCQs में आती है। तो ये स्पॉन्जोनिन है, SPONGO, स्पॉन्जो NIN, स्पॉन्जोनिन, ये आपने साथ ऐड कर लेनी है। रिप्रोडक्शन जो है ना, एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू होती है, और साथ में जम्यूल भी एक टाइप है। जम्यूल ये होता है कि बेसिकली ना, अगर ऑफ सीज़न रिप्रोडक्शन हो रही हो ना, मतलब सीज़न के एंड पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो, तो फिर इस तरह का एक डोरमेंट स्ट्रक्चर इनका बन जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह भी होता है, मतलब और बाकी फूड मटेरियल भी होता है, रिजर्व फॉर्म में पड़ा रहता है, डोरमेंट फॉर्म में पड़ा रहता है। तो इसको हम बोलते हैं जम्यूल। जैसे ही सीज़न आएगा, ये ऊपर वाली कवरिंग हट जाएगी और ये न्यूक्लियस दोबारा से ग्रो करके पूरे का पूरा स्पॉन्ज बना देगा। तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास जम्यूल है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक मोनोशियस है और दूसरा डायोशियस है। मोनोशियस में वर्ड मोनो का मतलब है सिंगल, और आइकस का मतलब होता है हाउस। ठीक है, मोनोशियस वो है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में ओवरी भी होगी और टेस्टिस भी होगी। और डायोशियस का मतलब ये है, डाई मीन टू, आइकस मीन हाउस। डायोशियस का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एज अ मेल काम करता है और एक ऑर्गेनिज्म एज अ फीमेल काम करता है, यानी मेल फीमेल यहाँ पे होंगे। तो जो हम बात करते हैं ना इसकी रिप्रोडक्शन की, तो वो होती है इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही है, यानी डायोशियस स्पीशीज़ ही होती हैं जो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं। मोनोशियस में भी यही होगा कि एट अ टाइम, क्योंकि एक चीज़ बन सकती है ना मोनोशियस में, ये बात याद रखनी है कि मोनोशियस स्पीशीज़ में ना एट अ टाइम एक ही चीज़ बन सकती है, या तो ओवरी जो है एग बना सकती है, या टेस्टी स्पर्म बना सकती है। तो मोनोशियस में एक ऑर्गेनिज्म या अगर फीमेल की तरह बिहेव कर रहा है ना, ओवरी से एग प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा एज अ मेल काम करेगा, वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और डायोशियस में तो वैसे ही एक मेल के तौर पे काम करता है, एक फुल फ्लैश फीमेल के तौर पे काम करती है, क्योंकि बॉडी अलग होती है दोनों की। तो जो भी टाइप होगी ना, उसमें एग और स्पर्म वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, वो डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो थोड़ा और डेवलप होगा तो फ्री स्विमिंग लार्वा बनेगा जो सिलिएटेड होता है, यानी इस तरह का लार्वा होगा, और साथ में सिलिए लगे होंगे ताकि वाटर करंट्स के साथ वो आसानी से जो है ना वो मूवमेंट कर सके और वो अपनी फूड वगैरह को गैदर कर सके। इसको हम बोलते हैं दिस इज सिलिएटेड लार्वा। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ ऑफ रीजनरेशन। ये रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं, यानी इनके अगर कोई बॉडी पार्ट में कट लग जाएगा ना, तो ये एक नया पार्ट रीजनरेट कर सकते हैं दोबारा से। और इनकी एवोल्यूशन ऐसा माना जाता है कि कॉर्नोफ्लैजिलेट्स के साथ है। इसके रीज़न ये है कि जब हमने कहा था कि आउटर मोस्ट लेयर पेनेकोडर्म है और उसमें भी यही पियानोसाइट्स होती हैं, और इनर मोस्ट लेयर जो है ना वो होती है हमारे पास क्वेनोडर्म, और ये स्पॉन्जोसील हो गई उसके सेंटर में। तो ये जो क्वेनोडर्म होती है ना, यहाँ के जितने भी सेल्स होते हैं वो कॉलर सेल हैं, यानी काफ़ी लेंथी सेल होती हैं, और उनकी छोटी छोटी जो है ना फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, यानी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से चीज़ गुजर के जब अंदर आती है तो एक तरह से पानी छन के इधर स्पॉन्जोसील में आ रहा होता है। तो इसी वजह से इनको ना कॉर्नोफ्लैजिलेट्स के साथ बहुत रिलेट किया जाता है। तो बहुत सारे जोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं, यानी जो एनिमल को स्टडी करते हैं, कि ये जो कॉर्नोफ्लैजिलेट्स होती हैं ना, ये इन्हीं के एंसेस्टर रहे हैं, मतलब स्पॉन्ज के एंसेस्टर रहे हैं। लेकिन खैर ये एक मिथ है, इसका ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एग्जाम्पल्स में स्पॉन्जीला और साइकन, ये दो स्पॉन्ज हैं, बुक पर डायग्राम भी है, वहाँ से देख लेनी है। और इसके अलावा अगर हम एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बात करते हैं तो इसमें डाइजेशन है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि बॉडी फॉर्म कैसी है, फूड कैसे गैदर करता है, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कहाँ रहता है, क्या खाता पीता है, मूव कर सकता है नहीं कर सकता, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन का मतलब है उसकी बॉडी के सिस्टम्स की बात हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, नर्वस सिस्टम है, तो ये आते हैं एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन में। तो कंप्लीट इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर है बॉडी का, यानी हर सेल की एबिलिटी है कि वो पानी में से सारे न्यूट्रिएंट लेकर अपनी मर्जी के न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करेगा और बाकी वैसे ही वो पानी में गुजार देगा।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि कॉनोसाइट्स हैं जो वैक्यूल के मतलब फूड को स्टोर करवा के और उनको आगे देते हैं चीज़ें सेल्स को। डर्मल सेल हैं, गैस्ट्रिक सेल है। डर्मल वही हो गए पियानोसाइट और गैस्ट्रिक वही हो गए जो कॉनोसाइट फूड में इन्वॉल्व होंगे ना, वही कॉनोसाइट गैस्ट्रिक सेल के तौर पे काम करते हैं। मतलब सारे नहीं, सिर्फ कॉनोसाइट वो जो फूड के तौर पे मतलब डाइजेशन के तौर पे जो है ना हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन के लिए कोई ख़ास ऑर्गन नहीं है। गैसेस एक्सचेंज उसी पानी से होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी उसी पानी सिंपल डिफ्यूजन से होगी। नर्वस सिस्टम में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है इनका। सेंसरी वाटर मूवमेंट्स हैं क्योंकि वाटर की पीएच को जो सेंस करती हैं तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो वहाँ पर इस तरह से रोल प्ले करते हैं। और इसलिए इनको डेड एंड इन एवोल्यूशन सोचा जाता है, यानी इसमें आकर कोई आपको डाटा नहीं मिलता। इम्पॉर्टेंस क्या है कि बाथिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वॉशिंग पर्पसेस के लिए। इनमें एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ होती हैं, वहाँ पे ब्लड वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए, और साउंड एब्जॉर्प्शन के तौर पे यूज़ होती हैं। ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियसली आ चुके हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स भी आ चुके हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और वैसे इंपॉर्टेंस भी आ चुकी है। लेकिन एक दफ़ा फुल फ्लेज 7 मार्क्स का नोट आ गया था पूरी फ्राई के ऊपर, यानी तीनों चीज़ें आपने लिखनी थी डिटेल में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो फ्लो शीट है, एक तो ये आपको शॉर्ट प्रिपेयर करने में भी आसानी करेगी। रेड में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, उसमें आपको आसानी हो जानी है। पॉइंट्स वगैरह जो यहाँ पे मेंशन है वो वैसे आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे क्योंकि आप पॉइंट्स में याद करेंगे तो आपको अच्छा याद होगा। सब हेडिंग्स वगैरह भी आपको यहीं से मिल जाएंगी, जैसे ये रेस्पिरेशन सर्कुलेशन वगैरह हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा हिस्सा है हमारे लेक्चर का, तो वो है नाइडेरियन या सिलेंट्रेटा का। इनको नाइडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी टेंटिकल के एंड पर एक सेल होता है जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। ये एक स्टिंगिंग सेल होता है, और स्टिंगिंग सेल इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर ये टेंटिकल है और ये इसका एंड होगा ये वाला, तो यहाँ पर ना एक सेल होगा जो इसकी शेप थोड़ी इस तरह की होती है, कप शेप होती है, और यहाँ पर ना एक इस तरह से इन्वर्टेड बाउल सा ना एक टेंटेकल होगा और वो इस तरह से इसके साथ कवर्ड होता है। जैसे ही यहाँ पर जो नीडोसेल होती है इसको कोई जहाँ पर टच करेगा उसके रीजन पर, तो ये टेंटिकल इस तरह से बाहर निकलेगी, उस ऑर्गेनिज्म को रैप करेगी और माउथ के अंदर ले जाएगी फूड को। तो इस तरह से ना ये काम करता है, इसलिए इसको स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। यानी ये नेमेटोसिस्ट जो है स्टिंग कर सकता है, ये डंग मार सकता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बेसिकली इनकी पूरी बॉडी जो है ना एक बैग की शेप की होती है और पानी से फिल होती है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनको एक इंटैक्ट जो है ना बॉडी फॉर्म या शेप वगैरह देता है। इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और पीछे भी हमने जिक्र किया था फर्स्ट लेक्चर में भी इसका। यहाँ के जनरल करेक्टरिस्टिक ये हैं कि ये एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं, तो इसलिए मैरीन भी हैं। फ्रेश वाटर में हाइड्रा की एग्जांपल आती है, एमसीक्यू में भी इम्पॉर्टेंट है। स्पीशीज़ ज़्यादातर इसमें हाइड्रा है जो ससाइल होता है। फ्री मूविंग में जेली फिशेज़ हैं। माइक्रोस्कोपिक साइज़ हाइड्रा का आपको मिल जाता है, यानी आम आँख से नज़र नहीं आएगा, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी पानी में। और फिर उसके बाद जो है ना जेली फिश वगैरह 2 मीटर की आपको यहाँ पे नज़र आती है। ओबिलिया कॉलोनियल स्पीशीज़ होती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर जो है रहते हैं। कुछ फीडिंग का काम करते हैं, कुछ सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। और रेडियल सिमेट्री जो है डिप्लोब्लास्टिक है, हमने पहले भी बात की थी जनरल करेक्टरिस्टिक में भी कि हमने कहा था कि एक ही हमारे पास इसमें डिप्लोब्लास्टिक में फाइलम है नाइडेरिया का। एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर होती है और एंडोडर्म जो है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। मिजोगलिया इन दोनों के दरमियान होगा, यानी ये एक्टोडर्म हो गई, एंडोडर्म हो गई, और मिजोगलिया इनके दरमियान जगह को फिल करेगा। टेंटिकल्स माउथ को कवर करती हैं, अभी बात हो चुकी है। नेमेटोसिस्ट की भी बात हुई है कि स्टिंगिंग सेल है। और इसके अलावा सैकला गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिप्रोडक्शन बेसिकली इनमें एसेक्सुअल बडिंग से होगी और सेक्सुअल गैमीट से होगी। और इसके अलावा कॉलोनीज़ की अगर हम बात करते हैं तो कॉलोनीज़ में हर एक जो इंडिविजुअल होता है ना उसको जूइड का नाम देते हैं। कॉलोनी में दो तरह की फॉर्म होती हैं, पाइलअप होती है और मेड्यूसा होती है। पहले जब ये डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना तो पहली फॉर्म होती है पाइलअप, ये फीडिंग फॉर्म होती है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करती है बडिंग के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल पाइलअप की जो बॉडी होती है ना वो बेटा इस तरह की इनकी बॉडी होती है, इन्वर्टेड कप लाइक बॉडी हम कहते हैं। ये इनका माउथ रीजन होता है, ये सारी ना इनकी इस तरह का ये टेंटिकल वाला रीजन हो गया सारा। तो ये पॉइलअप क्या करते हैं कि इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से ना बड डेवलप होते हैं और सेपरेट होकर ये पूरा एक देखने में जो जेलीफिश की तरह लगता है, लेकिन इस तरह से ना मल्टीपल टेंटिकल्स के साथ जो है एक मेडूसा बन जाता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी पॉइलअप बनेगा, पॉइलअप से फिर बडिंग होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद मेडूसा बनता है। मेडूसा गैमीट बनाएगा और उनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। जाइगोट में जो है ना फिर मियोसिस होगी, वो हेप्लॉइड सेल बनाएगा और अगेन से एक पॉइलअप बन जाएगा। यानी इस तरह से इनका एक लाइफ साइकिल चलता है। तो रेड वाले पॉइंट सारे वो हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो इसलिए आपने इनको ख्याल से याद करना है। फिर उसके बाद हमारे पास एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, तो डाइजेशन में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। इसके अलावा
हम कहते हैं नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन वही वाटर के थ्रू होगी, रेस्पिरेशन वाटर की सिंपल डिफ्यूजन से होगी, नर्वस सिस्टम इनका नर्व नेट के फॉर्म में होता है, सेंसरी ऑर्गन डेफिनेटली वही टेंटिकल की फॉर्म में होंगे जो उनको बहुत सेंसिटिव बनाते हैं। इंपॉर्टेंस तीसरा पॉइंट है हमारा, और उसमें हम कहते हैं कि कोरल रीफ जो है ना ये इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि कोरल रीफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टाइडल जोन में, वहाँ पर मौजूद होती हैं। और कोरल क्या चीज़ है, उसी लिविंग पाइलअप को हम कोरल का नाम देते हैं। आपको याद होगा हमने चैप्टर 15 इकोलॉजी में बात की थी रीफ के हवाले से, और कुछ लोग उनको ज्वेलरी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग एक्वेरियम में और गार्डन्स में मतलब ऐसे सीनिक ब्यूटी के लिए भी रखते हैं, शो पीस वगैरह के केस पे ना। और कुछ पॉइजनस स्पीशीज़ होती हैं नाइडेरियन में, जैसे कि जेलीफिश हो गई, सी एनेमोन, ये काफ़ी जहरीले होते हैं। ये एक दफ़ा टेंटिकल से अगर डंग वगैरह मारे जेलीफिश से काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, ये पैरालाइज़ कर सकती है बॉडी को, यानी जहर इनका काफ़ी नुकसानदेह होता है। और इनमें ये मैंने आपके लिए ना फ्लो शीट बनाई है, यहाँ से आप याद कर लेना, आपको आसानी होगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के जो हमने डिस्कस किए, ये एवोल्यूशन अडेप्टेशन के हैं, और ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट हैं सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो ये आपको शॉर्ट और लॉन्ग प्रिपेयर करने में काफ़ी आसानी देगा। बुक से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास नाइडेरिया वाला है छोटा सा पैराग्राफ, ये पोरीफेरा का पैराग्राफ है। हम इसकी बात कर रहे थे नेमेटोसिस्ट की, यहाँ पर जो है ना नीडोसिल इस तरह से लगी होती है, जैसे कोई चीज़ इसको टच करेगी ना तो ये जो इधर कॉइल्ड इस तरह से पड़ी है ट्यूब, तो ये को जो कॉइल ट्यूब है ना ये सारी इस तरह से निकल के बाहर आएगी, उस चीज़ को रैप करेगी और फ़ौरन से फिर माउथ के अंदर उसको ना फूड को पहुँचा देगी। तो ये आपने ना येलो पैराग्राफ ज़रूर कर लेना है, आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, ये वहीं की पिक्चर है। आई होप बेटा आपको समझ आई होगी, लेकिन आपने ना इन पिक्चर को एक दफ़ा देखना ज़रूरी है। वैसे ये पिक्चर आती नहीं है तो आपने ड्रॉ नहीं करना, लेकिन फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की चीज़ को देख लें। जो कॉलोनी फॉर्म में होते हैं ना, अब ये यहाँ से जो है ना ये ससाइल है, क्योंकि ये इसकी बेस बनी हुई जिसमें ये ज़मीन में धसी होती है, ओबिलिया तो ये अटैच है इसके साथ। ये इसका जो है ना एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी की फॉर्म में जो सारे हिस्से का काम है कि फूड को डाइजेस्ट करना। ये माउथ है, फीडिंग पाइलअप पे, यहाँ से चीज़ आएगी, ये वाला हिस्सा डाइजेस्ट करके पूरी बॉडी को देगा। और ये रिप्रोडक्शन के लिए एक एंड है गैस्ट्रोजॉइड, गोनोजॉइड। तो जोइड हमने बात की थी, जो फूड के लिए होता है ना उसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोजोइड का, ठीक है, यानी जो सिर्फ फीडिंग के लिए इन्वॉल्व होगा, जैसे कि इसकी हम बात कर रहे हैं। और जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसके लिए नाम होता है गोनोजोइड का, ठीक है, जैसे ये वाला हो गया। तो ये आपने ना फिर इनकी टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है। ये स्पॉन्ज वाला हो गया पैराग्राफ। आई होप बेटा आपको लेक्चर की समझ आई होगी, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा आसानी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अगेन एडवाइस कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। आप इसी तरह से फ़्लो शीट को याद कर लें, आपके लिए बहुत आसानी होगी शॉर्ट लॉन्ग में। लेकिन हाँ, फ़्लो शीट का मतलब ये नहीं है कि जब आप पेपर या टेस्ट में अटैम्प्ट करें तो आप फ़्लो शीट ही बना दें, नहीं, आपने पूरा कंप्लीट सेंटेंस इसका लिखना होगा। ये तो बस आपके आसानी के लिए है कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, और रेड के पॉइंट आपके MCQs बन जाएंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। Wish you all the very best and very good luck. Take care till the next lecture. Stay tuned.